हम्म, अगर हम एक पल के लिए सोचें कि एक ऐसा संगठन खड़ा करना है जहां जहां टीम के सदस्यों को कभी भी जान से मारने की धमकियां मिल सकती हों, हाँ, और वो धमकियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि बहुत ही असली हों। बिल्कुल। और जरा इस माहौल की कल्पना करें कि मीटिंग में आने वाली कोई महिला शायद अभी अभी किसी गंभीर घरेलू हिंसा का शिकार होकर आई हो। सही बात है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए एक भी सरकारी दस्तावेज ना हो। एकदम सही। तो ऐसे मुश्किल हालात में ना कोई भी साधारण कॉर्पोरेट रूल बुक या कोई आम मैनुअल काम नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं, वहाँ तो मतलब आपको एक ऐसे ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है जो बुलेट प्रूफ होने के साथ-साथ इंसानियत से भी भरा हो। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी यही है। हम एक बहुत ही खास दस्तावेज का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं जिसका नाम है सखी मंडल जिला समिति संचालन एवं संगठन निर्माण। और ये दस्तावेज इतना असाधारण इसलिए है ना, क्योंकि ये उन महिलाओं ने खुद तैयार किया है, जिन्होंने हाशिए पर रहने का दर्द झेला है। मतलब जो खुद सर्वाइवर हैं हम्म, और अब वो दूसरों के लिए एक सुरक्षित ढांचा खड़ा कर रही हैं। हाँ, और ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाता है कि ये सब करना क्यों ज़रूरी है। सर्वाइवर नेताओं के लिए ये जीवित रहने और नेतृत्व करने की एक कला है। जब हम इस ब्लूप्रिंट को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है शुरुआती 100 दिनों की कार्य योजना। हाँ, द फर्स्ट 100 डेज। बिल्कुल। मतलब अक्सर होता क्या है कि नई समिति बनती है, लोग फीते काटते हैं, जश्न मनाते हैं और फिर महीनों तक सिर्फ कागजों में उलझे रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही तो, यहाँ जो 100 दिन का खाका है ना, वो मुझे किसी मिलिट्री ऑपरेशन जैसा लगा, एकदम सधावा। और इस सटीकता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब सर्वाइवर महिलाएं संगठन बनाती हैं, तो उनके पास ना समय बर्बाद करने की विलासिता नहीं होती। प्रति संकट कभी भी आ सकता है ना। बिल्कुल। दस्तावेज बहुत साफ कहता है कि समिति बनने के तुरंत बाद सबसे पहला काम एक संकट संपर्क सूची, मतलब क्राइसिस कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। मतलब अगर रात के 2 बजे किसी महिला को उसका पति घर से निकाल दे या किसी लड़की की तस्करी हो रही हो, तो सोचने का वक्त नहीं होता। एकदम सही। अगर आपके पास पहले से तय लिस्ट नहीं है कि पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है, एम्बुलेंस कैसे बुलानी है या किस वकील से बात करनी है, तो वो रात की अफरा तफरी किसी की जान ले सकती है। बाप रे, मतलब ये 100 दिन की योजना बेसिकली उस अफरा तफरी को खत्म करने का ब्लूप्रिंट है। हाँ, और इसी दौरान ना कार्यकारिणी की भूमिकाएं भी तय होती हैं। जैसे अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है और सबसे अहम बात सुरक्षा समन्वयक कौन है। ताकि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी पता हो। बिल्कुल, कोई भी असमंजस ना रहे। अच्छा, एक चीज जो मुझे इन शुरुआती 100 दिनों के प्लान में बहुत चौंकाने वाली लगी, वो है दस्तावेज या अधिकार सहायता शिविर लगाने की बात। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। मतलब मैं सोच रही थी, अभी तो संगठन ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ है, दीवारों का सीमेंट तक नहीं सूखा है और ये लोग जमीन पर उतरकर कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। यही तो इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब क्या पहले अपने नियम कायदे पक्के नहीं कर लेने चाहिए? देखिए, जो महिला बरसों से व्यवस्था की मार झेल रही है ना, जैसे राशन नहीं मिल रहा या जिसकी विधवा पेंशन रुकी हुई है, आप उसे इंतजार नहीं करवा सकते। हाँ, उसे ये नहीं कह सकते कि हम अभी ढांचा बना रहे हैं, आप 6 महीने बाद आना। एकदम सही, उसे आज मदद चाहिए। तो जब संगठन अपने पहले 100 दिनों में ही ऐसा कैंप लगाता है जहां आधार कार्ड या राशन कार्ड के काम तुरंत होते हैं, तो वो महज प्रशासनिक काम नहीं है। तो वो क्या है? वो भरोसे की नींव रखना है। ओह, मैं समझ गई। मतलब वो कैंप उनके लिए एक सबूत है कि संगठन सिर्फ बातें नहीं बनाता, बल्कि सच में काम करता है। बिल्कुल। और उस भरोसे के बिना ना कोई भी सर्वाइवर आपके संगठन से नहीं जुड़ेगी। जब उसे लगता है कि इन्होंने मेरा रुका हुआ काम करवा दिया, तब जाके वो अपनी कोई गहरी या निजी समस्या साझा करने की हिम्मत जुटा पाती है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो मान लेते हैं कि 100 दिन पूरे हो गए, नींव पड़ गई और भरोसा भी बन गया। हाँ, पहला चरण पूरा हो गया। अब सवाल आता है कि इस नए घर में रहेगा कौन और उनका रोज का काम कैसे चलेगा। यहाँ हम आते हैं सदस्यता प्रणाली और बैठकों के एजेंडे पर। जो कि इस संगठन की ईंटें हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दस्तावेज में सदस्यों को 4 अलग-अलग स्तरों में बांटा गया है: सामान्य सदस्य, सक्रिय सदस्य, सखी साथी और सखी नेता। हाँ, ये 4 स्तर बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि एक ही बार में सबको बराबर का सदस्य क्यों नहीं बना देते? इतने स्तर क्यों? इसे आप भरोसे और जिम्मेदारी के एक फनल की तरह देख सकते हैं।
जो महिला गहरे ट्रॉमा से गुजरी है वो रातों रात किसी संगठन की नेता नहीं बन सकती ना। हाँ, वो तो शायद बहुत डरी रही होगी शुरुआत में। बिल्कुल। इसलिए वो सिर्फ एक सामान्य सदस्य के रूप में आती है। वो शायद पीछे की कुर्सी पर चुपचाप बैठेगी, सिर्फ ये देखेगी कि क्या ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है। मतलब वो बस माहौल को भाप रही होती है। एकदम सही। फिर जब उसे लगता है कि यहाँ कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा तो वो सक्रिय सदस्य बनती है। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हाँ, जब वो अपने जैसी दूसरी महिलाओं का दर्द समझकर उन्हें सहारा देने लगती है तब वो सखी साथी या पीयर सपोर्टर कहलाती है। और अंत में वही महिला सखी नेता बनकर पूरे जिले का नेतृत्व करती है। वाकई ये तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित सीढ़ी है। किसी पर कोई जबरदस्ती का दबाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जुड़ने की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। पहले एक सक्रिय सदस्य परिचय करवाएगी, फिर नियम समझाए जाएंगे, तब अगली बैठक में पुष्टि होगी। लेकिन जब मैं इन मासिक बैठकों के एजेंडे को देखती हूँ ना तो मुझे एक बात खटकती है। अच्छा, क्या बात? इसमें लिखा है पिछली बैठक की समीक्षा, केसों की प्रगति, अगली कार्य योजना। मतलब ये सब सुनने में किसी सरकारी दफ्तर की बोरिंग कॉर्पोरेट मीटिंग जैसा नहीं लगता। कागज पर देखने में शायद ऐसा लगे। वही ना, जिन जमीनी औरतों के जीवन में पहले से ही इतनी उथल पुथल है, वो इस बोरिंग ढांचे में कैसे फिट बैठेंगी? अगर हम इसे उनके नजरिए से देखें तो ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये एजेंडा उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। वो कैसे? जरा सोचिए, एक महिला जिसकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसे घर से निकाल दिया गया, उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि जिले भर की महिलाएं एक जगह बैठकर उसके केस की प्रगति पर औपचारिक चर्चा कर रही हैं। ओ, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये बैठक महज हाजिरी के लिए नहीं है, ये न्याय मांगने का सबसे शक्तिशाली मंच है। लेकिन जो महिला सालों से खामोश रही हो, वो अचानक 20 लोगों के सामने अपने साथ हुई हिंसा के बारे में बोल कैसे पाएगी? ये इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। और इसीलिए दस्तावेज में बैठक की कुछ बेहद सख्त नियम हैं। जैसे एक समय में एक ही व्यक्ति बोलेगा और कोई बीच में नहीं टोकेगा। एकदम सही। और सबसे जरूरी नियम, किसी भी सदस्य की बात का अपमान या मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। जब कोई महिला बोलती है और पूरी समिति पूरी गरिमा के साथ उसे सुनती है ना, तो वो पल उस महिला का आत्मविश्वास पूरी तरह बदल देता है। जो सम्मान समाज ने नहीं दिया वो इस अनुशासन से मिलता है। मैं समझ गई। नियम और अनुशासन संगठन की रीढ़ है। लेकिन मतलब सिर्फ कड़े नियमों और एजेंडों से तो आप नए लोगों को नहीं जोड़ सकते ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ नियम काफी नहीं होते। वही तो। कोई भी डरी हुई महिला ये सुन के तो नहीं आएगी ना कि चलो आज हम केस रिव्यू रजिस्टर में एंट्री करेंगे। एकदम सही बात है। यहीं पर मुझे इस दस्तावेज का सबसे जादुई हिस्सा दिखा, सांस्कृतिक एकजुटता। इसमें लिखा है कि नए सदस्यों को जोड़ने के लिए भाषा मिलन सभा, गीत, कविता और कहानी गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। ये रणनीति इस पूरे ब्लूप्रिंट का मास्टर स्ट्रोक है। क्षेत्रीय त्योहारों को साथ मनाने की बात भी है। ये सब इतना प्रभावी क्यों है? देखिए, जो महिला घरेलू हिंसा झेल रही है उसका परिवार शायद उसे किसी अधिकार मंच या मीटिंग में जाने ही ना दे। हाँ, उन्हें लगेगा कि औरतें उसे भड़का रही हैं। बिल्कुल। और वो महिला खुद भी किसी नए झमेले से डरेगी। लेकिन अगर गांव में कोई क्षेत्रीय त्योहार मन रहा है या बच्चों का कोई कार्यक्रम है तो वहां जाने से कोई नहीं रोकेगा। क्या बात है! मतलब संस्कृति एक ऐसा दरवाजा है जिस पर किसी को शक नहीं होता। एकदम सही कहा आपने। और जब महिलाएं वहां इकट्ठा होती हैं, लोग गीत गाती हैं, तो उन गीतों के जरिए उनका वो दर्द बाहर आता है जो शायद वो किसी फॉर्म में कभी ना लिख पाएं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे संस्कृति इस पूरे संगठन का गोंद है। बहुत अच्छी उपमा है ये। मतलब कानून और नियम अगर रीढ़ की हड्डी हैं, तो ये गीत और कहानियां संगठन की आत्मा है। जब वो साथ गाती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। और इसी अपनेपन से विश्वास पैदा होता है। आप जबरदस्ती किसी को नहीं खींच रहे हैं, एक सुरक्षित माहौल दे रहे हैं जहां वो खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। ये सब सुनना मतलब बहुत ही सुकून देने वाला लगता है। गीत, कविताएं, अपनापन। लेकिन सच्चाई तो ये है कि खतरे बिल्कुल असली और जानलेवा हैं। हाँ, हकीकत बहुत कड़वी होती है। जब कोई हिंसक व्यक्ति सच में दरवाजे पर आ जाए या तस्कर धमकियां दें, तब तो कविताएं काम नहीं आएंगी ना? बिल्कुल नहीं। और ऐसे मौकों के लिए ही संकट प्रबंधन प्रणाली को इतनी प्रमुखता दी गई है। मतलब सेफ्टी प्रोटोकॉल। हाँ, जब शारीरिक हिंसा का खतरा हो या कोई महिला आत्महत्या के कगार पर हो तो वहां सीधा प्रोटोकॉल काम करता है।
महिला और बच्चों की शारीरिक सुरक्षा हर कीमत पर सुनिश्चित करनी होती है। हाँ, दस्तावेज कहता है कि उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और जरूरत पड़ने पर 112 या एम्बुलेंस बुलाई जाए। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आया। विरोधाभास? किस तरह का? देखिए, दस्तावेज की शुरुआत में बड़े शब्दों में लिखा है कि गोपनीयता और गरिमा सबसे ऊपर है, मतलब प्राइवेसी। हाँ, बिना अनुमति किसी की कहानी साझा नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन ये जो संकट प्रबंधन वाला हिस्सा है, इसमें गोपनीयता के अपवाद दिए गए हैं। एक्सेप्शंस। हाँ, ये कहता है कि अगर जान का खतरा हो, बच्चे पर आंच आ रही हो या आत्महत्या का जोखिम हो, तो निजी जानकारी साझा की जा सकती है। जी, बिल्कुल लिखा है ऐसा। लेकिन ये तो सीधा सीधा विश्वासघात हुआ ना। अगर कोई महिला बहुत मुश्किल से भरोसा करके बता रही है कि पति मारना चाहता है, पर वो पुलिस नहीं बुलाना चाहती, और आप फिर भी पुलिस बुला लें, तो क्या वो कभी पलटकर भरोसा करेगी? वही तो। क्या गांव की कोई और औरत संगठन पे भरोसा करेगी फिर? ये अपने ही नियम तोड़ना नहीं है? आपका सवाल बहुत जायज है। सतह से देखने पर यह नियम का टूटना ही लगता है, लेकिन जो लोग जमीन पर ऐसे खौफनाक हालात देखते हैं, वो जानते हैं कि नेतृत्व का सबसे भारी बोझ यही होता है। मतलब एक महिला की इच्छा के खिलाफ जाना जिम्मेदारी है। ये विश्वासघात नहीं, जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, अगर गोपनीयता के नाम पर संगठन चुप रहे और अगले दिन उस महिला या उसके बच्चे की हत्या हो जाए, तो क्या वो गोपनीयता किसी काम की रही? ये बात तो है। जब बात जीवन और मृत्यु की हो ना, तो सुरक्षा पहले यानी सेफ्टी फर्स्ट का सिद्धांत हर चीज से ऊपर होता है। आप किसी मृत व्यक्ति की निष्ठा का सम्मान नहीं कर सकते। बाप रे, मतलब जब जीवन ही नहीं बचेगा तो प्राइवेसी के उसूलों का क्या करेंगे? बिल्कुल। यह बात साबित करता है कि यह समिति किसी खोखले आदर्शवाद में नहीं जी रही। उन्हें पता है कि कई बार दो सही सिद्धांतों में टकराव होता है, एक तरफ निष्ठा, दूसरी तरफ जिंदा रहने का हक। और जिंदा रहने का हक हमेशा जीतना चाहिए। एकदम सही। ये उनकी परिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत है। ये वाकई एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई है। अच्छा, बाहरी खतरों और अपराधियों से निपटने के लिए तो ये कड़े प्रोटोकॉल हो गए जी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि संगठन बाहर के दुश्मनों से कम और अंदर की कलह से ज्यादा टूटते हैं। हाँ, ये किसी भी समूह की सच्चाई है। जब अलग अलग विचारों वाले लोग साथ आएंगे तो बर्तन तो खड़केंगे ही। और यहाँ तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके जीवन में पहले से ही इतने आघात रहे हैं। बिल्कुल। सर्वाइवर समूहों में अक्सर एक गहरी असुरक्षा की भावना होती है, और जब ये भावनाएं टकराती हैं तो मतभेद होना तय है। और अच्छी बात यह है कि दस्तावेज इस बात को छुपाता नहीं है। इसमें आंतरिक विवाद समाधान का पूरा हिस्सा है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और जो विवादों की लिस्ट है ना, जैसे पद को लेकर असहमति, जानकारी छिपाना, व्यक्तिगत आरोप या जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, ये सब इंसानी स्वभाव की बहुत ही असली तस्वीरें हैं। इस ब्लूप्रिंट की सबसे खूबसूरत लाइन शायद यही है, जहां वो मानते हैं कि मतभेद स्वाभाविक है लेकिन विभाजन नहीं। वाकई बहुत ही गहरी बात है। और इन मतभेदों को सुलझाने का जो तरीका सुझाया गया है वो तो मुझे कमाल की लगी। वो मध्यस्थ टोली वाली बात? हाँ, पहले छोटे स्तर पर बात करना, और अगर बात ना बने तो 2-3 निष्पक्ष सदस्यों की मध्यस्थ टोली बनाना। लेकिन सबसे शानदार बात है तथ्य और व्यवहार को अलग अलग करके देखना। तथ्य यानी फैक्ट और व्यवहार यानी बिहेवियर। हाँ, ये बहुत ही उन्नत मनोवैज्ञानिक तकनीक है। मुझे तो ये बिल्कुल किसी रिश्ते को बचाने वाली कपल थेरेपी जैसा लगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। अक्सर विवादों में हम असल मुद्दा भूल जाते हैं और सामने वाले के बात करने के तरीके पर उलझ जाते हैं। जरा एक उदाहरण से समझते हैं इसे। हाँ, मान लीजिए संगठन की 2 सदस्यों में झगड़ा हो गया। ठीक है। तथ्य ये है कि एक सदस्य ने लगातार 3 बैठकों में रजिस्टर मेंटेन नहीं किया। ये फैक्ट हो गया। हाँ, लेकिन व्यवहार ये है कि दूसरी सदस्य ने इस बात पर उसे पूरी पंचायत के सामने बुरी तरह डांट दिया और जलील किया। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब देखिए, अगर तथ्य और व्यवहार को अलग ना करें तो दोनों एक दूसरे पर हावी होंगी। दोनों खुद को सही साबित करेंगी। बिल्कुल। लेकिन मध्यस्थता टोली दोनों को अलग करती है। वो पहली सदस्य से कहेगी, आपने रजिस्टर नहीं भरा, ये काम के प्रति लापरवाही है, इसे सुधारना होगा। और दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरी से कहेंगे, आपका मुद्दा सही था, लेकिन सबके सामने जलील करने का आपका व्यवहार पूरी तरह से गलत और नियमों के खिलाफ था। क्या बात है! इस तरह कोई भी एक व्यक्ति संगठन पर हावी नहीं हो पाता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सही थी इसलिए मुझे अपमान करने का हक है। एकदम सही। ये प्रक्रिया अहंकार के टकराव को रोकती है, किसी की तानाशाही पनपने नहीं देती। और यही चीज संगठन को लंबे समय तक टूटने से बचाती है। ये सिर्फ काम का तरीका नहीं है, ये सहानुभूति और जवाबदेही का पूरा मॉडल है। बिल्कुल।
तो आज हमने इस दस्तावेज के जरिए वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है, पहले 100 दिन की चुनौती से लेकर नए सदस्यों का भरोसा जीतने तक। और संस्कृति के जरिए उन्हें जोड़ने से लेकर जानलेवा संकटों से निपटने और विवाद सुलझाने तक। ये सफर साबित करता है कि सशक्तिकरण कोई सेमिनार में बांटा जाने वाला सर्टिफिकेट नहीं है। ये हर दिन संघर्ष करके हासिल की जाने वाली चीज है। और इसके पीछे की वैचारिक स्पष्टता हैरान करने वाली है। मनोविज्ञान और समूह संचालन की जो समझ इसमें है, वो किसी भी बड़े संस्थान के लिए मिसाल हो सकती है। आपकी इस बात से मुझे एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है। क्या विचार? ये पूरी गहन चर्चा करने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हाशिए पर रहने वाली हिंसा का सामना करने वाली महिलाएं आपस में मिलकर एक ऐसा संगठन खड़ा कर सकती हैं जो इतना पारदर्शी, सहानुभूतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हो जी, तो ये हमारे उन तथाकथित आधुनिक और प्रोफेशनल कॉरपोरेट या राजनीतिक ढांचों के बारे में क्या कहता है, जिन्हें हम सबसे सर्वोत्कृष्ट मानकर चलते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो वातानुकूलित ढांचे वाकई इतने उन्नत हैं, या उनमें यही बुनियादी मानवीय संवेदना और एक दूसरे की साझी जिम्मेदारी पूरी तरह से गायब हो चुकी है? शायद असली नेतृत्व उन बड़े बोर्डरूम्स में नहीं, बल्कि जमीन पर संघर्ष कर रही इन महिलाओं के बनाए ब्लूप्रिंट में छिपा है। इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए।